सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज तारीख है 16 अगस्त यानी कि संडे को हमने वीकली करने का डिसाइड किया। तो ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो क्या है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0 को अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो सही उत्तर हो जाएगा असम सरकार ने। एक्चुअली में इन्होंने यहाँ पे दो योजनाएं शुरू की। एक है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0। तो इसकी बात करें पहले, तो ये योजना छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए अभी शुरू किया गया है। उद्देश्य है पैसे की कमी के कारण लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, तो अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये आर्थिक मदद देंगे। मतलब जो 11वीं की छात्राएं होंगी उनको 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और ये जो पैसा दिया जाएगा ना, ये 10 महीने के लिए दिया जाएगा। जैसे ग्रेजुएशन की जो छात्राएं हैं उनको हर महीने 1250 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो छात्राएं हैं उनको हर महीने 2,500 रुपये, 2,500 रुपये हर मंथ दिए जाएंगे। इसी ये तो लड़कियों की बात हो गई। इसी तरह से लड़कों के लिए भी एक योजना शुरू की है असम सरकार ने। उसे कहेंगे मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी योजना। मतलब जो लड़कों के परिवार होते हैं, कोई परिवार अगर आर्थिक रूप से कमजोर है और इस कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, भाई जिस तरह से लड़कियों के साथ समस्या है लड़कों के साथ भी है, तो उनको भी आर्थिक मदद दी जाएगी कि भैया अपनी पढ़ाई आप जारी रखो। कितना पैसा दे रहे हैं उनको? तो उसमें जो ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं उनको पर मंथ 1,000 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं उनको पर मंथ 2,000 रुपये मिलेंगे। इनको भी वही 10 महीने तक मिले। ठीक है, तो दोनों योजनाएं हैं असम सरकार ने शुरू की। क्या है वो हमने देख लिया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, नीति आयोग ने जो भी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 जारी किया था उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। तो यहाँ पे कौन सा सूचकांक है ये याद रखना है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026, जिसको जारी किया नीति आयोग ने। और इसमें पंजाब केरल को पीछे छोड़कर पहले स्थान पे आ गया है। सिर्फ इतनी सी बात आप याद रखो। और नीति आयोग से 2 अपॉइंटमेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि नए अपॉइंटमेंट है। उपाध्यक्ष अभी बने कौन? अशोक लाहिड़ी। और सीईओ अभी नए कौन बने? अनुराग जैन। बाकी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते ही हैं, जो नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त को, या इसी को आप बोलोगे विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, कुछ भी बोल दो। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस कब होता है? 9 अगस्त को होता है। और थीम क्या है इस बार की? हॉनरिंग इंडिजिनस मिडवाइव्स सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग, यानी कि आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी परंपरा योजना को किसने शुरू किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। तो अभी आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अभी परंपरा नाम से एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पीढ़ियों से चले आ रहे देसी इलाज और पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान को ढूंढना, रिकॉर्ड करना उनको, और वैज्ञानिक तरीके से उनकी जांच करना। तो उद्देश्य क्या है? ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों का जो पुराना ज्ञान है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए उसे रिकॉर्ड करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। यही इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ध्यान रखना। आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, परंपरा योजना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अरिहा पंगम बाम ने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता। अब ये जो है अरिहा, इनका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा मणिपुर। हम बात कर रहे हैं अभी जो ये 10वां एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुआ, अभी अगस्त में ही हुआ था। कहाँ पे? फिलीपींस में। तो यहाँ पे मणिपुर की 22 वर्षीय जिम्नास्ट अरिहा पंगम बाम ने भारत के लिए स्वर्ण जीता है, मतलब गोल्ड जीता। और आप कह सकते हैं उन्होंने इस चैंपियनशिप में जो गोल्ड जीता है ये भारत के लिए पहला गोल्ड है। मतलब इस प्रतियोगिता में इतिहास में पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या नाम है इन खिलाड़ी का? नाम याद रखना, अरिहा पंगम बाम, मणिपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, और साथ में हमने ये भी देख लिया एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ फिलीपींस में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज के द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है? तो इसका नाम रखा है एवरेस्ट। तो बंगलुरु का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, एक कंपनी है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी, और इसी ने अभी एवरेस्ट नाम का एक बड़ा रॉकेट इंजन को लॉन्च किया है। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित 800 किलो न्यूटन फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन इंजन है। तो ये बात, ये लाइन आप याद रख लो बस, कि एवरेस्ट ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित फुल फ्लो स्टेज कंबशन रॉकेट इंजन है। फुल फ्लो स्टेज कंबशन का मतलब क्या हो गया
इसमें जो रॉकेट इंजन है उसमें ईंधन और ऑक्सीजन को जलाकर बहुत तेज गैस बनाई जाती है जो कि रॉकेट को ऊपर धकेलती है। और कितने थ्रस्ट के साथ? 800 किलो न्यूटन। न्यूटन फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स का यूनिट होता है, सॉरी वैल्यू नहीं बोलेंगे, यूनिट होता है। तो टोटल फोर्स कितना है? 800 किलो न्यूटन। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट रॉकेट इंजन का नाम क्या है, तो उसका नाम है रमन, जिसको स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया था। ठीक है। और ये जो आज हमने बात करी है वो है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित फुल फ्लो स्टेज कंबशन रॉकेट इंजन, जिसका नाम है एवरेस्ट। और इसको किस कंपनी ने बनाया? बंगलुरु की कंपनी है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कोलंबिया के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। ठीक है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, इन्होंने गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया। एक बार मैं आपको कोलंबिया ले चलता हूं। तो ये रहा मैप में कोलंबिया, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है। कैपिटल बोगोटा होती है, करेंसी है कोलंबियन पेसो। और अब नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। इतना याद रखो आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में अभी जो ईओडी एक्सरसाइज हुआ है ये कहां पर हुआ? तो सही उत्तर होगा कोच्चि, केरल में। तो ईओडी मतलब हो गया एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। अभी इसका 8वां संस्करण हुआ, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में हुआ। ये कहां पर? कोच्चि, केरल में हुआ। ईओडी का क्या मतलब हो गया? समुद्र या जमीन पर मिले बम, विस्फोटक या खतरनाक हथियारों को सुरक्षित तरीके से पहचानना और उन्हें निष्क्रिय करना इस अभ्यास का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो याद रखना भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है? तो आंसर होगा परम प्रज्ञा। और ये उद्घाटन किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये जो सुपर कंप्यूटर है परम प्रज्ञा, इसकी क्षमता कितनी है? लगभग 250 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स किसकी यूनिट होगी? मतलब पेटाफ्लॉप्स क्या बताते? तो कंप्यूटर की गणना करने की जो स्पीड होती है, कैलकुलेशन करने की जो स्पीड होती है, वो मापी जाती है इसी में, पेटाफ्लॉप्स में। तो इसी से पता चलता है कि कितना तेज है ये। ठीक है, तो अगर पूछे कहां पे स्थापित किया गया? आईआईटी दिल्ली का जो सोनीपत कैंपस है वहां पर। क्या नाम है? परम प्रज्ञा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा गुरुचरण दास। तो प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं गुरुचरण दास, इनको अभी लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे सम्मान पाने वाले पहले भारतीय लेखक बन गए हैं। अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में ही इनको ये सम्मान दिया गया। ठीक है, तो आप तो ये बात याद रखना कौन सा अवार्ड है, किसे मिला है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक है ये गुरुचरण दास, इनको मिला ये लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। और प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय लेखक, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो सही उत्तर होगा जाम्बिया। ठीक है, तो इतना सा ही इसमें ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये भारतीय मूल की है। आभा नायर पटेल इनका नाम है। और अभी जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जाम्बिया में आपको जरूर ले चलता हूँ एक बार। ये रहा मैप में जाम्बिया, अफ्रीकी देश है। कैपिटल लुसाका होती है, करेंसी है जाम्बियन कोचा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को अभी सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा दीपक धर को। तो भारतीय वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर दीपक धर, और इन्हीं को 2026 का ये डिराक पदक, डिराक मेडल से भी सम्मानित किया गया। और ये मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। सॉरी, ये पहले भारतीय नहीं है, ये मेडल जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। करेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनसे पहले ये अवार्ड अशोक सेन को मिल चुका है 2014 में, वो पहले भारतीय थे। तो दीपक धर का नाम याद रखना, क्यों मिला उनको ये सम्मान? तो थ्योरेटिकल फिजिक्स और खासकर सांख्यिकी भौतिकी यानी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। दीपक धर ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इनसे एक और बात याद रखना कि बोल्ट्जमैन मेडल इनको 2022 में मिला था। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। पद्म भूषण उसके बाद 2023 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप ध्यान रखना। वैसे ये जो अवार्ड है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिराक मेडल 2026 का, विश्व में अभी टोटल 3 लोगों को मिला है। तीनों के नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। बर्नार्ड फ्रांस से हैं, मार्क मेजार्ड इटली से हैं, और हाइम सोम पोलिंस्की इजराइल से हैं, और एक ये भारतीय हो गए। ठीक है, टोटल 4 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 विदेशी हैं और एक ये भारतीय है। तो ये भारतीय हैं, इसलिए जोर मैंने इसी नाम पे दिया है, प्रश्न भी इन्हीं के नाम पे बनाया है। बाकी जो 3 विदेशी हैं वो भी नाम मैंने आपको लग्यात बता दिए। क्या बताया, एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो ये देख के जरूर जाना। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर के पद पर अभी किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा राहुल नवीन को। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जिसे आप शॉर्ट में ईडी बोलते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उसके डायरेक्टर यही है राहुल नवीन। लेकिन अभी अगस्त में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो प्रवर्तन निदेशालय क्या होता है? तो आप कहोगे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है ये, जिसकी स्थापना होती है 1956। तो ये देश में आर्थिक अपराधों, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करने का काम। ठीक है, तो राहुल नवीन इसके डायरेक्टर है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड को अभी किसने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा केरल ने। तो फार्म गार्ड क्या है? एक एआई आधारित डिजिटल निगरानी सिस्टम है और इसे केरल वन विभाग के पश्चिमी घाट के उन इलाकों में शुरू किया गया है जहां जंगली जानवरों के कारण किसानों और फसलों को नुकसान का खतरा। तो इसे खेतों का एक तरह का डिजिटल चौकीदार कह सकते हैं, क्योंकि इसके लगाने से ये 24 घंटे निगरानी करेगा, जंगली जानवरों की पहचान करेगा, तुरंत अलर्ट भेज देगा और जानवरों को सुरक्षित वापस भेजने के लिए इसमें एक अलार्म सिस्टम भी होगा जो तेज आवाज करेगा, जिससे जानवर डर के वापस भाग जाएंगे जंगल। तो यह है फार्म गार्ड, केरल ने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये? एक तरह से एआई आधारित डिजिटल निगरानी सिस्टम है ये, इतना याद रखो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रूप में मना। वैसे 10 अगस्त को एक और दिवस होता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 10 तारीख को 2 दिवस होते हैं, मतलब 10 अगस्त को 2 दिवस होते हैं, वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या प्रश्न है। अच्छा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? पहले बात करते हैं क्या। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, ये उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये है किसकी? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद की ये ऑटोबायोग्राफी है, जिसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो जरूर से आपको याद रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, यूं समझ लो। अभी हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये रामनाथ कोविंद जी से याद रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष यही थे, मतलब यही बने रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पुडुचेरी। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया। और याद रखना, पुडुचेरी पुलिस भारत की 18वीं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसे ये सम्मान मिला है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान की बात करें तो भारत में किसी भी सैन्य इकाई, पुलिस बल या सैन्य प्रशिक्षण संस्थान को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च और सबसे बड़ा सम्मान होता है, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। अच्छा, सबसे पहले ये अवार्ड कब दिया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये जानना चाहो तो 1951 में हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सबसे पहले ये जो सम्मान है, ये जो अवार्ड है, ये 27 मई 1951 को दिया था हमारी इंडियन नेवी को, और अभी लेटेस्ट वर्तमान में दिया गया पुडुचेरी पुलिस को। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा टोटल 4 मेडल जीते। अभी ये 23वें नंबर का इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड हुआ। कहां पर? रोमानिया में, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट में। और इसमें भारतीय छात्रों ने टोटल 4 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड है और 3 ब्रोंज है। इसके अलावा एक ऑनरेबल मेंशन यानी कि एक विशेष सम्मान भी हमें मिला है। ठीक है, पूरी लिस्ट आपके सामने। जो गोल्ड लेकर के आए वो कौन है? श्री लक्ष्मी वेंकटरमन। बाकी ये 3 ब्रोंज आए हैं और एक सोहम अमित ने यहाँ पे विशेष सम्मान भी प्राप्त किया है। ये ओलंपियाड एक्चुअली में है क्या? तो ये सामान्य भाषा का कोई प्रतियोगिता नहीं है, मतलब इसमें छात्रों को एक ऐसी अपरिचित भाषाओं की समस्या दी जाती है, मतलब ऐसी भाषा जो उन्होंने न तो पहले कभी पढ़ी, न कभी सुनी है, न जानी है। तो मतलब रटी रटाई जो जानकारी दिमाग में डाल दी जाती है ना, जो हम पहले से पढ़ के आए हैं, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे आपकी तर्क शक्ति, आपका लॉजिक, आपका पैटर्न पहचानने की क्षमता काम आएगी इस समस्या को सॉल्व करने में, जो भी ये प्रतियोगिता है उसको हल करने में। यह है इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड, हिंदी में बोलोगे अंतरराष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026। ठीक है, कहाँ पे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट में। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 5001-2018 सर्टिफिकेट पाने वाला अभी बंदरगाह कौन सा बन गया, पोर्ट कौन सा बन गया? तो आंसर होगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट।
तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये स्टैटिक बन जाएगा। तमिलनाडु के तुतुकोरिन में स्थित है ये वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जिसने अभी पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या? एक तो ये पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया जिसे स्कोप 2 एमिशन फ्री का दर्जा मिला। उसके अलावा ये पहला बंदरगाह इस सर्टिफिकेट को पाने वाला भी मिल गया है। कौन सा सर्टिफिकेट? ISO 5001:2018। तो स्कोप 2 एमिशन क्या है? जब भी कोई कंपनी या बंदरगाह बिजली खुद नहीं बनाता बल्कि बाहर से बिजली खरीदता है, तो उस बिजली को बनने में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसे स्कोप 2 एमिशन कहते हैं। लेकिन ये स्कोप 2 एमिशन फ्री बन गया, मतलब वो उत्सर्जन भी नहीं कर रहा है ये। और ये कैसे संभव है? तो इसने कहा कि भैया हम खुद ही रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर रहे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में हमने काफी निवेश किया है, तो वहीं से हमारी बिजली बन के आ रही है। तो इसीलिए ये पोर्ट स्कोप 2 एमिशन फ्री बन गया है। उसके अलावा जो दूसरा सर्टिफिकेट इसे मिला ISO 5001:2018, ये क्या है? ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का एक अंतरराष्ट्रीय मानक होता है। तो ये सर्टिफिकेट भी इसको मिल गया। तो ये दोनों अचीवमेंट पाने वाला ये भारत का पहला पोर्ट बन गया, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहां पर? स्टैटिक याद रखना, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को। तो देखो 12 अगस्त को 2 दिवस मनाते हैं, पहले तो यही बात कर लें। एक तो हो गया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, और एक भारत में हम जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं वो 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। ठीक है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है इसकी भी थीम भी है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, कॉमन एस्पिरेशन। हाँ ठीक, अलग अलग परिस्थितियां समान आकांक्षा। अच्छा, दूसरा दिवस कौन सा हो गया? 12 अगस्त को जो हम मनाते हैं वो है विश्व हाथी दिवस। और हाथी से याद आएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1991-92 में। ठीक है, और याद रखना हाथी, इसको भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, नेशनल हेरिटेज एनिमल, कब? 2010। ठीक है, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई, ये आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए अभी वेट ट्री वानमगल योजना को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने बजट पेश किया, तो उसी में वेट ट्री वानमगल योजना को शुरू करने की घोषणा की। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देकर के कृषि के क्षेत्र में उनको रोजगार और नई भूमिका दी जाए। तो इस योजना में वैसे तो टोटल 500 लोगों को कृषि ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन इन 500 में 100 महिलाएं होंगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको ड्रोन पायलट लाइसेंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो योजना का नाम है वेट ट्री वानमगल योजना। किसने शुरू करने की घोषणा की? तमिलनाडु सरकार ने। अच्छा, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने थे, जो एक्टर है जोसेफ विजय, इनकी पार्टी का नाम एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आप बताओ इनकी पार्टी का नाम क्या है? ठीक है, अगला देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे कोरिया मास्टर्स 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अस्मिता चाली ने। तो अस्मिता चाली ये भारत की बैडमिंटन प्लेयर है, असम से बिलोंग करती है, और अभी कोरिया मास्टर्स 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीत लिया। किसको हराया? चाइना की हान चियान को हराया, और ये उनके करियर का पहला BWF खिताब है। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? कोलालमपुर, मलेशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी है कोरिया मास्टर 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल एक भारतीय ने जीता, जो कि है अस्मिता चाली, असम से बिलोंग करते। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत पहली बार ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी ये कब करेगा? तो आंसर होगा 2027 में, यानी कि अगले साल। तो भारत अगले साल पहली बार ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा अभी मुंबई में जो ब्रिक्स वेव बाजार का आयोजन हुआ था वहीं पर इसकी घोषणा की गई। क्या है ये ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल? ये एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल होगा जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों की फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका उद्देश्य होगा अलग अलग देशों के बीच फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। ठीक है, तो पहली बार इसका आयोजन भारत करने वाला है, तो थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष सिंगल्स में, मेन सिंगल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आंसर होगा सूरज कुमार चंद ने। तो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, ये अभी मुंबई में हुआ था, भारत में हुआ, भारत में भी कहा मुंबई में, और इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीत लिया सूरज कुमार चंद ने। और आप कह सकते हो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप जो है इसमें ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है जो ये लेकर के आए। फाइनल में इन्होंने हंगरी के बेनेडेक को हराया है, और इसमें जो टीम इवेंट हुआ था उसमें यहाँ पे भारत उप विजेता रही, या आप बोल दो कि भारत सिल्वर भारत ने जीता, भारतीय टीम ने गोल्ड जीता हांगकांग। तो फीसू का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय लुजेन स्विट्जरलैंड में है।
ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप की, और इसमें मेन सिंगल का टाइटल एक भारतीय ने जीता, सूरज कुमार चंद उनका नाम है। ठीक है, तो सूरज कुमार एक स्क्वैश प्लेयर है और इसका आयोजन मुंबई में हुआ। ठीक है ना, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो सही उत्तर होगा मलेशिया। तो कौन सा अभ्यास है? उदार शक्ति अभ्यास है। भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के बीच में होता है ये। इस बार ये इसका तीसरा संस्करण है और हुआ कहां पर? सुबांग एयरबेस मलेशिया में हुआ। और भारत ने पहली बार 4 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी। सिंपल सा याद रखो मेरे भाई, उदार शक्ति अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच। अभी तीसरा संस्करण हुआ मलेशिया में ही। मलेशिया एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मैप में मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर होती है और यहीं पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय भी है। करेंसी है मलेशियन रिंगिट, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। ठीक है, वैसे मलेशिया के साथ समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी होता है, हरिमऊ शक्ति अभ्यास भी होता है, और जो अभी किया वो उदार शक्ति है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एंड्रास बाका अभी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा हंगरी। ठीक है, तो हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए भैया, नाम है एंड्रास बाका। बाकी हंगरी में आपको ले चलता हूँ, ये रहा मैप में हंगरी। कैपिटल बुडापेस्ट होती है, करेंसी है हंगेरियन फॉरेन, और प्रेसिडेंट अभी नए बन गए, कौन सा बाका? एंड्रास बाका इनका नाम है। प्रधानमंत्री पीटर मैगियार हैं, ये भी इसी साल बने थे, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मौत की सजा खत्म करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा लेबनान। तो लेबनान की संसद ने अभी एक बड़ा फैसला लेते हुए मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया। मतलब अब किसी अपराधी को फांसी की सजा देने की बजाय आजीवन कारावास और कठोर श्रम की सजा उसको दी जाएगी, और इस तरह से ये अरब जगत का पहला देश बन गया जिसने मृत्युदंड को कानूनी रूप से समाप्त कर। वैसे 2004 के बाद में यहाँ पे किसी को भी फांसी नहीं दी गई है, लेकिन कानून में तो था, लेकिन अभी कानूनी रूप से ही उसको समाप्त कर दिया गया, कानून से उसको हटा दिया गया, अब दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अरब देश का ऐसा करने वाला पहला देश है, तो प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेबनान आप देख सकते हो, इसराइल के ऊपर, सीरिया के साइड में, मेडिटेरियन सी के साइड में लगता है। कैपिटल इसकी बैरूत होती है, करेंसी है लेबनीज पाउंड या इसी को लेबनीज लीरा भी कहते हैं, और मौत की सजा खत्म वाला पहला अरब देश बन गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को कौन से पक्षी दान में दिए या उपहार में दिए? ये कहना सही होगा, उपहार में दिए। तो आंसर होगा हमारा राष्ट्र पक्षी मोर। ठीक है, तो भारत ने अभी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को भी 5 भारतीय मोर उपहार में दिए। इन 5 में 4 नीले मोर हैं और एक दुर्लभ सफेद पंखों वाला नर मोर शामिल है। जो संयुक्त राष्ट्र का जो फ्लैग है ना, उसमें 2 रंग शामिल है, सफेद और नीला, तो इसीलिए भी हमने यहाँ पे सफेद और नीले कलर के मोर दिए। हमने पहली बार नहीं दिए, इससे पहले 1981 में जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी दिल्ली चिड़ियाघर से मोरों की एक जोड़ी जिनेवा भेजी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963, और इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस। उस समय भी मैंने आपसे, जब ये डेली करंट अफेयर्स क्लास में पढ़ाया था प्रश्न, तब भी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, बहुत कम लोगों ने उसका उत्तर दिया था। फिर से रिपीट करता हूँ वो प्रश्न, अभी कौन सी वो प्रतियोगिता है जिसका जो मैस्कोट है शुभंकर है, वो मोर से ही प्रेरित है, पिकॉक से ही प्रेरित है? उत्तर दो, चाहो तो सर्च मारो, आपको आना चाहिए क्योंकि। ठीक है, अगला देखते हैं अभी प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया? पहली बार किया गया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा लद्दाख में किया गया। ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी कि काले गर्दन वाली सारस, जो कि एक दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी है, और इसी के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर? लद्दाख में। और आपको बता दूं, भारत में इसका जो एकमात्र प्रजनन क्षेत्र है वो भी आपको लद्दाख में मिलेगा, चांगथांग शीत मरुस्थलीय वन्यजीव अभ्यारण्य में। ये काली गर्दन वाली जो सारस है, ये दुनिया की एकमात्र अल्पाइन सारस प्रजाति है। इसे लद्दाख में पवित्र पक्षी माना जाता है, और आपको याद होगा लद्दाख का राजकीय पक्षी भी इसको घोषित किया जा चुका है, काले गर्दन वाली सारस। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी का पेट्रोल वेसल जिसका नाम है श्रुति, ये कहां पर लॉन्च किया? तो आंसर होगा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। तो श्रुति भारतीय नौसेना का एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि नई पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत है, और अभी इसको कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने लॉन्च किया है। इसका यार्ड नंबर है 3037। और वैसे आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना को इस तरह के टोटल 11 पोत मिलने हैं, जिनका निर्माण कौन कर रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो जो गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड बना रहा है, मतलब
पूरा नाम है इसका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता में। ये इस तरह के 4 बना रहा है 11 में। अभी इसने ये दूसरा बना करके दिया श्रुति, पहला भी इसी साल इसने दिया था, उसका नाम था संघमित्रा। ठीक है, तो ये 4 में से 2 बना के दे चुका। और गार्डन रिच शिप बिल्डर से याद आएगा, ये भारत की 29 नंबर की नवरत्न कंपनी बनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारे पॉइंट जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतीय नौसेना से याद आएगा, भी नए नेवल चीफ बने थे नौसेना प्रमुख, कृष्णा स्वामीनाथन उनका नाम है। और जो इसके वाइस चीफ बने थे वो भी नए हैं, अजय कोचर इनका नाम है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिए अभी टीजी वीर नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना पुलिस ने शहीदों के परिवारों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए भी टीजी वीर नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया। अभी तेलंगाना के जो पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं सीवी आनंद, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो उद्देश्य क्या है? जो शहीद पुलिसकर्मी, उनके परिवारों को अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो दर्ज करा सके, फिर उनका समाधान हो। यही इसका उद्देश्य है। कौन सा पोर्टल है? टीजी वीर पोर्टल। टी से तेलंगाना, याद रख लो, तेलंगाना ने। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा, विश्व अंगदान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका 13 अगस्त होगा। जबकि हम पढ़ चुके हैं भारत में जो हम राष्ट्रीय अंगदान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं, वो 3 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा याद रखो, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, और इसमें से 3 अगस्त अगर बोलेंगे तो वो राष्ट्रीय अंगदान दिवस। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस डे। तो ये हम मनाते हैं 14 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए थे, तो इस दौरान लाखों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, दूसरी जगह जाना पड़ा था, हिंसा हुए, दंगे हुए, हत्याएं हुई, लोगों के जमीन, घर, संपत्ति सब बिछड़ गए, बच्चे और महिलाओं पर अत्याचार हुए। तो इन्हीं पीड़ितों और जीवित बचे लोगों की याद में ये दिन हमने मनाना शुरू किया, पहली बार 2021 में मनाया। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? सूत्र 2026 का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो अभी नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में IIHT सूत्र 2026 का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। IIHT मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। और इस सम्मेलन को अभी लॉन्च किया, या इस सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। ठीक है, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हथकरघा क्षेत्र की पढ़ाई और प्रशिक्षण को आधुनिक बनाना, यही इस सम्मेलन का उद्देश्य था। ठीक है, तो सिंपल से याद रखो आप, तो सूत्र 2026 का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में गुजरात में डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा जूना डीसा में। ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि गुजरात के बनासकांठा जिले के जूना डीसा में एक बड़ा रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और नाइट सफारी को बनाया जाएगा, और इस तरह से ये एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और नाइट सफारी हो। ठीक है, कहाँ, कौन सा राज्य? गुजरात, कौन सा जिला? बनासकांठा, और कौन सा स्थान? जूना डीसा। इसमें लागत आएगी 542.14 करोड़ रुपए। नाइट सफारी से क्या समझते हो? यहाँ पे नाइट में जाते हैं, सूर्यास्त के, नियंत्रित रोशनी होती है, और खास तौर पे उन जानवरों को आप देखते हो जो रात में सक्रिय रहते हैं, रात में बाहर निकल। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, अगर पूछे ना भारत की पहली नाइट सफारी ये कहां पर बन रही है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट। और ये जो है, ये रेगिस्तान थीम वाला नाइट सफारी है, रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और नाइट सफारी, और अभी भारत का नहीं, एशिया का पहला बन रहा है गुजरात में। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक अभी कहां पर हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में हुई है। ब्रिक्स OPST की 8वीं बैठक, OPST मतलब ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलोगे महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसकी अभी 8वीं बैठक हुई, कहां पर? गोवा में हुई। और ब्रिक्स इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न इसलिए मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि ब्रिक्स, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत ही कर रहा है। ठीक है, तो ब्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ब्रिक्स आप जरूर देख लो, 2-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब तो मैं आपको हर बार बताता हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। जो 2 बातें मुझे आपको बतानी है वो ये है, इस बार ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो इसका 18वां संस्करण है, भारत कर रहा है, और इसमें भारत के शेरपा बने हैं सुधाकर दलेला। थीम याद रखना, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, बाकी ये थे आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। जो लोग
वीकली का इंतजार करते हैं, जिनको वीकली पसंद है उन्हीं के लिए हमने वीकली सीरीज स्टार्ट की है हर संडे को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग खुद देख लेना वीकली पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं आता। तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। बाकी चलिए कल मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मॉर्निंग में। तब तक के लिए राधे राधे।